हेलो एंड वेलकम टू अनअकैडमी। क्या हाल चाल है आप सभी के। शुरुआत करें आज के सेशन की। तो स्टूडेंट, आप जानते हैं आज अनअकैडमी इंडिया में यूपीएससी सीएससी की तैयारी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हो तो मेरे साथ साथ आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। भूगोल लक्ष्य 2023 ये हमारी सीरीज चल रही है और जैसा कि मैंने आपको बताया था आज है हमारा टेस्ट नंबर 3 ये टेस्ट होगा कॉस्मोलॉजी पे। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोगों ने अच्छे से रिवीजन किया होगा कल रात। और तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो पहले मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है नवीन तंवर, 8 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है, 6 टाइम मेंस इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, मंथली करंट अफेयर मैगजीन का एडिटर रहा हूं, ज्योग्राफी से मास्टर्स, यूजीसी नेट और जेआरएफ दोनों क्वालिफाइड हूं, ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 3000 आवर्स है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है unacademy_नवीन तंवर, इसको ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के कारण है इसी पे मेरी सभी क्लासेस के पीडीएफ मिलेंगे, आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन। और अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन यानी कि एडमिशन लेना चाहते हैं तो और कोई भी डाउट है आप मुझे इधर कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिटी फीचर है अनअकैडमी ऐप पर, जिसपे वहां पर भी आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना जा रहे हो और अगर आपने जनरल स्टडीज का सब्सक्रिप्शन लेना है, आपके पास दो विकल्प है, प्लस, सेकंड विकल्प है आइकॉनिक। तो जो प्लस है, प्लस आप 12, 18, 24, 36 महीने का जीएस का कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और सपोज करो आपने 18 महीने का लिया, 67,825 का है। मेरे रेफरल कोड नवीन1, याद रखना NAVEEN, नवीन1 रेफरल कोड अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और ये 61,000 के आसपास पड़ेगा। और समय समय पर अनअकैडमी बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट ऑफर लेके आता रहता है स्टूडेंट। तो आप किसी भी, जब भी कोई भी ऑफर होगा, हमेशा ही आपको ये कोड लगाने से 10% डिस्काउंट तो हमेशा मिलेगा ही। उसके साथ ही साथ अगर आपने आइकॉनिक लिया 18 महीने वाला, 94,926 के आसपास है, ये आपको 85,000 के आसपास पड़ेगा अगर आपने रेफरल कोड नवीन1 अप्लाई किया है। अगर आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं जिसमें जनरल स्टडीज और ऑप्शनल दोनों कवर होते हैं, फिर प्लस आइकॉनिक कोई भी ले लीजिए। फॉर एग्जांपल आपने 12 महीने का कॉम्बो लिया, 68,000 के आसपास है। मेरे रेफरल कोड के बाद आपको 61,973 के आसपास पड़ेगा। सेम अगर आपने आइकॉनिक लिया 12 महीने का, 88,000 के आसपास है। मेरे रेफरल कोड नवीन1 के बाद ये आपको 79,000 के आसपास पड़ेगा। कोड जरूर याद रखना, ये कोड सिर्फ डिस्काउंट कूपन नहीं है। ये कोड अगर आप अप्लाई करते हो तो ये समझ जाना बेटा कि आपकी इस जर्नी में, आपके इस यूपीएससी की तैयारी के रथ का सारथी मैं बन गया। तो इसलिए आप जानते हैं कि अगर मैं आपके साथ आके खड़ा हो गया तो आपकी तैयारी एक जबरदस्त तरीके से प्रॉपर डायरेक्शन में आगे बढ़ने वाली है। तो उसके लिए रेफरल कोड नवीन1 आपको अप्लाई करना है। आपका कोई भी ऑप्शनल हो अनअकैडमी पे, मैं कुछ ऑप्शनल बता देता हूं जो अवेलेबल है। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, हिंदी लिटरेचर है, PSIR है, सोशियोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मैथमेटिक्स है, एंथ्रोपोलॉजी है, और भी ऑप्शनल सब्जेक्ट अवेलेबल है। आप कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सिर्फ ऑप्शनल ही पढ़ना है। सपोज करो आप में से किसी को ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ना है हिंदी माध्यम में, तो भी आप हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हो तो मेरा ही कोर्स अवेलेबल है अनअकैडमी ऐप पर। 12, 18, 24, 36 कितने भी महीने का ले लो, तो जैसे एक साल का 30,000 के आसपास है, मेरे रेफरल कोड के बाद 10% डिस्काउंट हो जाएगा इसमें। और मेरा रेफरल कोड नवीन1 अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन में बेटा आप अप्लाई कर सकते हो। और जो बच्चे ऐसे भी हैं जो एक बार के में पूरी फीस पे नहीं कर सकते, तो अनअकैडमी उनके लिए अलग से आपको EMI पे करने का ऑप्शन देता है। हर महीने किश्त जमा कराते रहना, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं है। ओके, तो आप अपने ख्वाब को पूरा कर सकते हैं अनअकैडमी पर। तो आज का टेस्ट है हमारा कॉस्मोलॉजी, और बड़े अच्छे से मैंने 4-5 लेक्चर लिए हैं कॉस्मोलॉजी पे। कुछ ज्यादा टेक्निकल नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार छोटी छोटी चीजें भी आपको ट्रैप कर सकती है। तो फटाफट सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए, फिर हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फिर वही एक पेपर ले लेना बेटा, A4 साइज का एक प्लेन पेपर, या आपके पास डायरी कुछ भी हो। इस पे यहां पे लिख लेना टेस्ट नंबर 3 कॉस्मोलॉजी,
और बाद में टोटल कर लेना कि टोटल क्वेश्चन कितने थे। फॉर एग्जांपल 25 क्वेश्चन है तो आपने कितना सही किया, ताकि आपका इवैल्यूएशन हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है, महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको आप बोलते हो बिग बैंग थ्योरी, संबंधित है महाद्वीपीय विस्थापन से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, हिमालय की उत्पत्ति से और ज्वालामुखी के विस्फोट से। बड़ा ही आसान, बहुत ही आसान सवाल है, जवाब दीजिए इसका। किससे जुड़ा हुआ है आपका बिग बैंग या महाविस्फोट सिद्धांत? यस, बहुत आसान, ऑप्शन बी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल से मैंने आपको ये पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारी आकाश गंगा है मिल्की वे है ना, वो एक किस प्रकार की आकाश गंगा के रूप में वर्गीकृत की गई है? सर्पिल गैलेक्सी के रूप में, आकाश गंगा के रूप में, विद्युत गैलेक्सी के रूप में, अनियमित गैलेक्सी के रूप में या गोलाकार गैलेक्सी के रूप में? कैसी है हमारी आकाश गंगा मिल्की वे? पढ़ाया था मैंने क्लास में कि हमारी आकाश गंगा कैसी है। और प्रश्न का सही उत्तर है यस, ऑप्शन ए, हमारी जो स्पाइरल गैलेक्सी है, सर्पिलाकार। मैंने आकाश गंगा दिखाया था ना बेटा, भुजाएं होती है, केंद्र में उभरा हुआ भाग होता है बल्ज फॉर्म में, उसको हम उसका नाभिक बोलते हैं। याद करना उन लेक्चर्स को। नेक्स्ट है, जो हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना टाइम लगता है? 2.5 करोड़ साल, 10 करोड़ साल, 25 करोड़ साल या 50 करोड़ साल? कितने वर्ष लगते हैं सूर्य को हमारी आकाश गंगा के सेंटर के चारों तरफ चक्कर काटने में? बहुत आसान, यस, ऑप्शन सी 25 करोड़ साल लगते हैं। ये भी मैंने क्लास में कराया था। ये बड़ा अच्छा है कि किसी तारे का जो कलर होता है, जो किसी भी तारे का जो कलर है वो किस चीज को इंडिकेट करता है? रंग। रंग किसको इंडिकेट करता है? सूर्य से दूरी उसका, उसकी ज्योति का, पृथ्वी से उसकी दूरी का या उसके ताप का, टेम्परेचर का, डिस्टेंस का, जो उसकी ज्योति है और सूर्य से दूरी। क्या बताता है तारे का रंग? क्वेश्चन नंबर 4। बताइए। यस, ऑप्शन नंबर 4, उसके टेम्परेचर का। बेटा रंग, जो उसका जो रंग है उसके टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। बेटा टेम्परेचर के आधार पे ही उसका अलग अलग रंग होता है। कोई ब्लू कलर का हो सकता है, कोई व्हाइट कलर में हो सकता है, कोई येलो में हो सकता है, ओके, कोई रेड में हो सकता है आदि। तो ये सब रंग क्या बताता है? उसके टेम्परेचर को। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है ब्लैक होल। ब्लैक होल, यस, मैंने पढ़ाया था आपको। अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर, किसी भी प्रकार के रेडिएशन को बाहर आने नहीं देता। इस गुण का कारण क्या है? मतलब ऐसा क्यों होता है? ऐसा उसके पास कौन सा गुण है? वो बहुत छोटे आकार का है, बहुत बड़े आकार का है, उसका घनत्व बहुत ज्यादा है और उसका घनत्व कम है? अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, दीजिए जवाब। किस वजह से किसी भी प्रकार के रेडिएशन को बाहर नहीं जाने देता? क्या कारण है इसमें से? फाइव फाइव फाइव, यस, ऑप्शन सी। देखो उसका घनत्व बहुत ज्यादा होता है बेटा। अत्यधिक घनत्व के कारण उसका जो गुरुत्वीय क्षेत्र है ना, गुरुत्वीय, प्रबल गुरुत्वीय होता है उसका, है ना, प्रबल गुरुत्वीय क्षेत्र है, जिसके चलते ये सब होता है।
तो उसका अत्यधिक उच्च घनत्व ब्लैक होल है क्या, कैसे बनता है, तो ये पूरी कहानी मैंने आपको समझाई हुई है। ओके, आपको चंद्रशेखर लिमिट भी याद होगी, मेरे लेक्चर्स में आपने सुनी थी। सुपरनोवा, अगेन सुपरनोवा पे आ गए हम। सुपरनोवा है, क्या है सुपरनोवा? एक ग्राहिका, एक ब्लैक होल, एक पुच्छल तारा और एक मृत प्राय तारा। क्या है इसमें से सुपरनोवा? सोचो, कराया था बेटा मैंने, बड़ा तसल्ली से कराया था। व्हाट इज सुपरनोवा? तो याद होगा आपको, मैंने बताया था एक मृत प्राय तारे की एक विस्फोट अवस्था है। एक मृत प्राय तारे की ये विस्फोट अवस्था है ना, विस्फोट, एक तरह से विस्फोट की अवस्था है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तारों के मध्य की दूरी, ये यूपीएससी ने अभी 2 साल पहले ही पूछा है बेटा प्रीलिम्स में, है ना। तारों के मध्य की दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? आपको लग रहा होगा बड़ा आसान सा सवाल पूछ रहा है यूपीएससी। बेटा कई बार आसान चीजों में भी आपको ट्रैप कर लेगा। तो तारों के मध्य की दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? स्टीलर मील, कॉस्मिक किलोमीटर, गैलेक्टिक यूनिट और प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। तारों के बीच की दूरी आप कैसे ज्ञात करते हो, उसकी यूनिट क्या है? यस, सब बताया था मैंने। स्पेस में जो डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं? यस डेफिनेटली लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। तो याद रखना बेटा, प्रकाश वर्ष किसका है? दूरी के लिए हम डिस्टेंस के लिए यूज कर रहे हैं इसको, डिस्टेंस के लिए, दूरी के लिए। नेक्स्ट है, कहता है अगर आप चंद्रमा के धरातल पर हो, चंद्रमा मैंने पढ़ा दिया आपको, है ना। कहता है अगर आप चंद्रमा के धरातल पर हो और 2 व्यक्ति एक दूसरे की बातें नहीं सुन सकते, सुनते हो आप तो, सुनाई दे रहा है आपको। कहता है चांद पे है, 2 लोग आपस में बातचीत करते हैं तो सुनाई नहीं देता, बस ऐसे ही करते रहना, आवाज तो सुननी नहीं है। क्यों नहीं होता ऐसा? ऐसा क्यों होता है? चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं, कानों में डिफेक्ट आ जाता है। दूसरा, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। तीसरा, चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं और चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है। मतलब आपने बोल दिया तो ध्वनि की जो गति है बड़ी मंद है, आपने इधर से कुछ बोला उधर तक नहीं गई, उससे पहले तो सामने वाला आके, मतलब ये इसके हिसाब से, हाँ भाई क्या कह रहे हो, खुद ही आवाज के पास आके सुन लेगा। जस्ट इमेजिन। तो क्या लगता है आपको क्यों है ऐसा? क्वेश्चन नंबर 8, मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा के पास बेटा वायुमंडल नहीं है, जिसके चलते ये समस्या पैदा होती है, वायुमंडल का ना होना। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में, अच्छा भाई, एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था, रेगिस्तान में अकेला, ओके, उसे अपने गांव जाना था। चलो भाई, रात को क्या कर रहा है वहां पे? ऐसे निकल गया होगा घूमते घूमते, रास्ता भटक गया, जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पे है। मतलब रेगिस्तान के अंदर, डेजर्ट के अंदर खड़ा है और उसके अपने गांव पे जाना है, और अगर देखा जाए तो उसके गांव की दूरी वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर थी। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, है ना, कोई यंत्र नहीं था, दिशा का तो उसे पता नहीं। भाई 5 किलोमीटर पूर्व है, लेकिन वो पूर्व इधर है, वो पूर्व इधर है, इधर है, इधर है, वो किधर है, उसको डायरेक्शन का आइडिया नहीं था, ऐसा कोई यंत्र तो था नहीं।
आपकी तरह जीपीएस लेके तो घूम नहीं रहा, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया, उसने पोल स्टार को पहचान लिया, ध्रुव तारा। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना ज्यादा सुविधाजनक होगा। अब वो गांव में पहुंचना चाहता है तो वो क्या करे। दिशा यंत्र नहीं है ध्रुव तारा, लेकिन उसने आइडेंटिफाई कर लिया। कहता है ध्रुव तारे की दिशा में ही चले, ध्रुव तारे से विपरीत दिशा में चले, ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चले, ध्रुव तारे को अपनी दाईं ओर रखकर चले। बता दो भाई कैसे होगा ये। जल्दी से जवाब दो भाई, जल्दी से जवाब दो, तब तक मुझे मेरा काम करने दो। यस, ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चले। देखो उसने कहा क्या बेटा, ध्रुव तारा उसको पता चल गया नॉर्थ में होता है बेटा। ध्रुव तारे की लोकेशन क्या है, आपका जो अर्थ का एक्सिस है ना उसके बिल्कुल जस्ट ऊपर है वो, तो ये यानी कि नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है। ध्रुव तारा आपको हमेशा दिखता है नॉर्थ में। हमेशा नॉर्थ में क्यों दिखता है, क्योंकि अर्थ के रोटेशन एक्सिस के ऊपर है ये। चलो अब ये कहता है सुन लो बेटा, अब इसको पहचान लिया, उसको जाना है अपने गांव में और पूर्व की दिशा में है। तो यानी कि ध्रुव तारा दिखने का मतलब क्या है कि आपने नॉर्थ आइडेंटिफाई कर लिया कि इस साइड में नॉर्थ है। अब वो कहता है उसका गांव पूर्व की ओर है। पहला स्टेटमेंट देखना, कहता है ध्रुव तारे की डायरेक्शन में चला जाए, ये तो नॉर्थ में है, गलत रास्ते पे पहुंच जाएगा, पहला नहीं है। ध्रुव तारे के विपरीत, ध्रुव तारा इधर है उसके अपोजिट में जाएगा तो साउथ में चला जाएगा, तब भी गड़बड़ है। लो, कहता है ध्रुव तारे को अपनी दाईं ओर रखकर चले, यानी कि ध्रुव तारा उसके राइट हैंड साइड पे रह जाए। तो ध्रुव तारा ये है राइट हैंड साइड पे कब रहेगा, वो इंसान कब इस और डायरेक्शन में चलेगा तो ध्रुव तारा उसके दाईं ओर रह जाएगा। कह रहा है ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चले, यानी कि ध्रुव तारा उसके लेफ्ट में रहना चाहिए, लेफ्ट में, तो वो इधर जाएगा तभी ध्रुव तारा उसके लेफ्ट में रहेगा। तो ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चलेंगे तो डायरेक्शन उसकी ईस्ट हो जाएगी। ठीक है, ऐसा यूपीएससी कभी भी पूछ सकता है। कभी कभी है ना, कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी, स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस रेफरेंस में या किस कंटेक्स्ट में आते हैं। ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध, सूर्य और चंद्र ग्रहण का अध्ययन, पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों को एस्टेब्लिश करना, स्थापना, पृथ्वी पर जीवित जीवों की उत्पत्ति और क्रम विकास किसको बताता है। इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी एंड स्टैंडर्ड मॉडल। बताओ, पढ़ाया है बेटा मैंने, सब पढ़ाया है ये। डेफिनेटली जब हमने यूनिवर्स को पढ़ा था बेटा, यूनिवर्स, यस, ब्रह्मांड का प्रक्षेपण या प्रेक्षण या बोध, समझ, ब्रह्मांड के बारे में, समझ के बारे में हम इवेंट होराइजन क्या है, सिंगुलैरिटी क्या है, सब बताया मैंने, स्टैंडर्ड मॉडल क्या है, सब। कहता है हमारे सोलर सिस्टम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। हमारे सोलर सिस्टम की बात कर रहा है, हमारे सोलर सिस्टम। तो हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। ठीक है, सघनता मतलब डेंसिटी की बात कर रहा है। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है। सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% अंतर्निहित है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है। क्वेश्चन नंबर 11,
अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है यूपीएससी आपसे। ये लीजिए, कौन सा स्टेटमेंट सही है? सौर परिवार के जितने भी हमारे बेटा प्लैनेट्स है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, सब में सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है हमारी अर्थ की ही है। 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। और पृथ्वी के बाद जो दूसरा सबसे ज्यादा जो डेंसिटी मिलती है वो मरकरी की है, 5.4 है। और अगर पूछ लिया जाए सबसे कम घनत्व किसका है तो शनि। तो सबसे ज्यादा घनत्व अर्थ, और ऑप्शन में अर्थ ना हो तो बुध, और सबसे कम है शनि। तो इस पे बेटा डेंसिटी का घटता बढ़ता क्रम पे भी पूछ सकता है आपसे यूपीएससी, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के हिसाब से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस, मार्स और यूरेनस के बीच में है? मार्स एंड यूरेनस। बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि सर क्या ये यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछता है? बेटा ये सेम क्वेश्चन यूपीएससी का ही है। यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी। वो यूपीएससी है, वो यूपीएससी है, वो कुछ भी कर सकता है। एक मूवी याद आई होगी ना, यस, ये यूपीएससी है, कुछ भी कर सकता है। बताओ मार्स और यूरेनस के बीच में कौन है? पृथ्वी, बृहस्पति, बृहस्पति शनि, शनि पृथ्वी, शनि और वरुण, जिसको आप नेपच्यून बोलते हो। क्वेश्चन नंबर 12, बताइए, जवाब दीजिए। जवाब दीजिए, क्या है? यस, ऑप्शन बी। कहता है मंगल और यूरेनस। मंगल कौन सा है बेटा? ये रहा, ये मंगल है और ये अरुण है। मंगल और अरुण के बीच में कौन है? जुपिटर और सैटर्न। तो ऑप्शन इज बी। कभी कभी यूपीएससी ऐसा भी कर सकता है कि आपसे बहुत सरल सवाल पूछ ले, तो आपको हर लेवल पे। अब बेटा खेल क्या होता है, देखो यूपीएससी में दो तरह की सिचुएशन बनती है, समझने की कोशिश करो। दो तरह की सिचुएशन बनेगी, दो तरह के प्रश्न है, एक है सरल, एक इजी होता है, और एक हार्ड होता है ना, टफ, टफ होता है। हमें क्या करना है बेटा? किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत पे हमें इजी क्वेश्चन को गलत नहीं करना। कारण क्यों है? क्योंकि इजी क्वेश्चन को लगभग हर बच्चा सही करेगा जो यूपीएससी प्रीलिम्स में बैठेगा, और अगर आपने इजी को गलत कर दिया तो आप एक दौड़ में पिछड़ जाओगे। कई बार बच्चे बोलते हैं सर हमने दो टफ क्वेश्चन सॉल्व किए, वो किसी ने नहीं किए। आपने दो टफ क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, वो आपके लिए तब एक अच्छा पॉइंट, एक आपके लिए एक मार्जिन तब क्रिएट करके देता जब आपने आसान क्वेश्चन गलत नहीं किए। आप उस दौड़ में औरों से आगे तब निकलोगे, इजी कोई गलत नहीं करना, और टफ में से दो चार ऐसे आपको क्वेश्चन लगाने हैं जो किसी ने न लगाए हो, तो आपकी मेरिट को वो लोगों से, बाकी बच्चों से आगे कर देगी। तो किसी भी कीमत पे
आसान क्वेश्चन को अगर आपने गलत करके आते हो, चाहे बाद में आप ये बोलो कि सर हमने तो गलत गोला भर दिया है ना, रॉन्ग सर्किल भर दिया, तो क्यों भरा भाई, प्रैक्टिस क्यों नहीं की? ओके, जल्दबाजी में ढंग से पढ़ा नहीं, हमसे तो ह्यूमन एरर हो गया, मानवीय भूल हो गई, तो आपकी मानवीय भूल को यूपीएससी अगले साल टाल देगा। जाओ भाई, समझदारी से काम करना। आसान क्वेश्चन तो किसी भी कीमत पे गलत करना ही है, करना नहीं है। आसान क्वेश्चन किसी भी कीमत पे गलत होना ही नहीं है, सही ही करना है आपको। चले, ग्रहों के बारे में क्या, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? कहता है ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं है। ये अप्रकाशवान होते हुए भी चमकते हैं, ये प्रकाशवान होते हैं किंतु चमकते नहीं, ये प्रकाशवान भी है और चमकते भी है। ग्रहों के बारे में, ग्रह ग्रह, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। आप जानते तारों के पास अपना प्रकाश नहीं होता लेकिन फिर भी चमकते हैं, है ना? कितना जबरदस्त टैलेंट है तारों में, खुद का प्रकाश नहीं है फिर भी चमक जाते हैं, इसको बोलते हैं टैलेंट। एक तरफ सूची 1 दी गई है, एक तरफ सूची 2 दी गई है। सूची 1 में दिया गया है विशेष लक्षण, और सूची 2 में दिए गए हैं बताओ कि वो किस ग्रह के विशेष लक्षण है। कहता है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पे कौन सा ग्रह है, और सूर्य से सबसे ज्यादा दूर स्थित ग्रह कौन सा है? इधर है बुध, शुक्र, बृहस्पति, वरुण और शनि। मरकरी, वीनस, जुपिटर, नेपच्यून एंड सैटर्न। बताओ 14। आसान ही है बेटा, थोड़ा 30 सेकंड सोचना, फिर याद करना और लिखना। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है बेटा? बुध है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सूर्य से दूसरे नंबर पे शुक्र है। सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पे है वरुण। शनि का यहां कोई लेना नहीं, इस हिसाब से ऑप्शन हो गया डी। ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है निम्नलिखित को आकार के अनुसार से, आकार जो उनका साइज है, आकार के अनुसार डिक्रीजिंग जो साइज, ये मैंने बताया था बेटा, सूर्य से दूरी के हिसाब से, पृथ्वी से दूरी के हिसाब से, सूरज से, हमारे सोलर सिस्टम में साइज के हिसाब से हमारे ग्रह का क्या असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है, मैंने आपको अच्छे से कराया था। कहता है बृहस्पति, वरुण, पृथ्वी, शनि, तो आप बताइए घटता क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15। मैंने आपको एक कोड बताया था, मैंने बताया था सबसे बड़ा जुपिटर, जे
जे सन ई, है ना। एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून, देन अर्थ। तो सबसे बड़ा जुपिटर, तो सबसे पहले कौन आएगा, नंबर 1। जुपिटर के बाद सैटर्न, फिर आएगा नंबर 4। सैटर्न के बाद यूरेनस, यूरेनस है नहीं। यूरेनस के बाद कौन सा है, नेपच्यून, नंबर 2। और उसके बाद कौन सी है, अर्थ। अर्थ कौन से नंबर पे है, 3। तो 1 4 2 3, 1 4 2 3, 15वें का आंसर क्या हो गया फिर, सी। 1 4 2 3, ये घटता क्रम है बेटा। गोल्डीलॉक्स आ गया। गोल्डीलॉक्स जॉन शब्द निम्नलिखित में से किसके रेफरेंस में समाचारों में देखा जाता है। भूपृष्ठ के ऊपर वास योग्य मंडल की सीमाएं, पृथ्वी के अंदर का वह क्षेत्र जिसमें शेल गैस उपलब्ध है, बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज, यानी कि जहां पे लाइफ हो सकती है, मूल्यवान धातुओं से युक्त उल्का पिंडों की खोज। क्या है गोल्डीलॉक्स जोन। और इतने तसल्ली से और इतने प्यार से समझाए थे मैंने बहुत सारे टर्म, ब्लैक होल, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, इवेंट होराइजन, स्टैंडर्ड मॉडल, सिंगुलैरिटी, सब पढ़ाया मैंने। गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है, ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती है, सारा का सारा मैंने कॉस्मोलॉजी में कराया आपको। 16वें का उत्तर बताइए। ऑप्शन सी बेटा, बाह्य अंतरिक्ष में, हम स्पेस में, यूनिवर्स में, हम पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज, है ना, ताकि लाइफ को देखना चाहते हैं तो उसको हम बोलते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। तो सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न होती है, मतलब सूरज में जो एनर्जी उत्पन्न होती है वो किस कारण से, आयनन, नाभिकीय संलयन, ये नाभिकीय संलयन है, ये नाभिकीय विखंडन है, और दिस इज ऑक्सीकारक द्वारा। सेवनटीन आसान, सबसे, इस पृथ्वी का ही सबसे आसान प्रश्न है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, यस, नाभिकीय संलयन, फ्यूजन के द्वारा। बेटा इसमें कुछ भी नहीं था। कहता है जो डायमंड रिंग एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है कब, पूर्ण सूर्य ग्रहण के आरंभ में, पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में, केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्र में, और केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के केंद्रीय क्षेत्र में। बताओ क्या है। मैंने आपको बताया था ना बेटा, ऐसे ही कुछ डायमंड रिंग के जैसे नजर आता है। आपको याद होगा, फिर से मैं आपको बता देता हूं कि भाई सन था, और ये आप, मैंने इमेज भी दिखाई थी कि अगर जो हमारा मून है, मून के सरफेस में कहीं भी खड्डे हैं तो आपको यहां से आपको ये रिंग टाइप की चीज नजर आएगी, वो अलग से ही एक रिंग नजर आएगा आपको यहां पे, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले मैं आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूं, है ना। इस प्रश्न का आपने जवाब दिया, पहले साथ के साथ एक दूसरा प्रश्न पूछ लेता हूं ताकि फिर इसका जवाब देना आसान हो जाए। यहां पे देखो, मैंने कहा सूर्य ग्रहण, यानी कि सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है। पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जवाब दो, इसी के एक्सप्लेनेशन में उसका भी जवाब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19।
याद है ना, मैंने आपको जो क्लास कराई थी कॉस्मोलॉजी में, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, टोटल, पार्शियल, एनुलर, कराया था मैंने आपको। यस, डेफिनेटली सी बात है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। ओके बेटा, मैंने बोला था दिस इज सन, दिस इज मून एंड दिस इज अर्थ, और ये मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। तो जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाएगा, तब आपका कुछ हिस्से में आपका क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा। और मैंने फिर आपको बताया था, जब ये सूर्य ग्रहण हो रहा होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण, पहली बात तो पूर्ण सूर्य ग्रहण जब हो रहा होता है, तो जब वो होने वाला होता है ना, उसके कुछ सेकंड पहले और उसके कुछ सेकंड बाद, पूर्ण सूर्य ग्रहण के कुछ सेकंड पहले और कुछ सेकंड बाद जो इसका परिधीय क्षेत्र होता है, और यहां सपोज करो ये सन है बेटा, दिस इज मून और एंड दिस इज अर्थ। ओके, हम यहां से देख रहे हैं, तो यहां पे कुछ जगह पे आपको, यहां पे ये सरफेस है मून का, तो यहां से आपको ये बिल्कुल देखने में क्या लगता है, ये डायमंड रिंग जैसा लगता है, हीरक वलय, डायमंड रिंग जैसा। आ गई बात समझ में? इज इट क्लियर? चलो, कहता है पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी कि टोटल सूर्य ग्रहण केवल सीमित भूत क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है। मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाया था कि जो सूर्य ग्रहण है कुछ लिमिटेड क्षेत्र में ही दिखेगा, कुछ क्षेत्रों में थोड़ा दिखेगा, कुछ में 100% सूर्य ग्रहण हो जाएगा। वो सारा कंसेप्ट याद करो बेटा। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों हो रहा है ऐसा? कहता है पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। पृथ्वी की सतह सपाट नहीं है, बल्कि उसमें उभार और अवनमन है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का तथा पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, चंद्रमा का कक्ष पूर्णतः वृत्ताकार नहीं है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की किरणें चंद्र छाया के अधिकांश परिधीय क्षेत्र तक पहुंच सकती है। याद करो वो क्लास। यस, याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 समझाया था मैंने, कुछ स्थानों पे कंप्लीट नजर आएगा, कुछ पे पार्शियल। बेटा मैंने बताया था ना, दिस इज सन, दिस इज मून एंड दिस इज अर्थ। तो जो मून की छाया है, जो मून की छाया है कुछ क्षेत्र पे तो क्या होगी, कंप्लीट होगी, कुछ पर पार्शियल होगी। तो इस क्षेत्र पे क्यों, कम क्षेत्र पे क्यों दिख रहा है? इसका कारण यह है कि पृथ्वी की जो अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली जो ये छाया है, ये इसका साइज छोटा है बेटा, छोटा साइज है, इतना बड़ा नहीं है कि ये कंप्लीट अर्थ को ढक ले। ए ऑप्शन। वो भी याद होगा जब मैंने आपको बताया था, जब अपोजी और जब पेरिजी होगा तब क्या पोजीशन होगी, जो जितना ज्यादा नजदीक की स्थिति होगी वहां पे शैडो का साइज उतना ज्यादा बड़ा होगा। नेक्स्ट है, सूर्य का जो हैलो है प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। सूरज के चारों तरफ नहीं होता बेटा, ये सन है, इसके चारों तरफ आपने ऐसे हैलो देखा होगा। कहता किस कारण से होता है? स्तरीय मेघों के जलवाष्प में, पक्षाभ कपासी मेघों के हिम स्फटिकों में, पक्षाभ मेघों के हिम स्फटिकों में, स्तरीय मेघों के धूल कणों में, किस वजह से होता है? क्वेश्चन नंबर 21। यस, ऑप्शन सी, जो आपके सिरस क्लाउड्स होते हैं,
उसके जो आइस क्रिस्टल्स होते हैं उसकी वजह से आपका क्या है, ये सूरज के चारों तरफ हेलो का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूरज के निकटतम सबसे ज्यादा नजदीक की पोजीशन में जिसको क्या बोलते हैं? क्या आप में से कोई बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएगा कि पृथ्वी सूरज के जब निकटतम दूरी पर होती है तो उसको क्या बोलते हैं? आप सौर बोलते हैं, आप हीलियन बोलते हैं या पेरिहीलियन बोलते हैं? और ये जो तारीख है ये कब होती है? 3 जनवरी को, 4 जुलाई को, 22 मार्च को और 21 सितंबर को। बताइए। क्वेश्चन नंबर 22। एक बार कर लोगे ना मेरे साथ प्रैक्टिस, अभी देखना 15 दिसंबर के बाद इतना डेडिकेटेड प्रैक्टिस सेशंस आने वाले हैं ना बेटा, ज्योग्राफी को, एनवायरनमेंट को और सी सेट को नहीं छोड़ेंगे इस बार, कतई नहीं छोड़ेंगे। 22वें का सही उत्तर है यस, ऑप्शन ए 3 जनवरी को, और हम इसको क्या बोलते हैं? उपसौर, उपसौर की स्थिति होती है, पेरिहीलियन है ये। कहता है 23वां क्वेश्चन, बड़े प्यार से पढ़ना, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। कहते हैं किसी पिंड का एल्बिडो, एल्बिडो आप जानते हैं क्लाइमेटोलॉजी में मैंने कराया था, परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुक धुति यानी कि ब्राइटनेस, यूपीएससी का ही क्वेश्चन है भाई, यूपीएससी ही ऐसा खेल खेलता है, इसलिए अंग्रेजी वाला भी वर्जन देख लेना। चाक्षुक धुति, ब्राइटनेस, बताओ भाई कितना प्योर हिंदी। निर्धारित करता है बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत ज्यादा है। एल्बिडो तो जानते होंगे ना? एल्बिडो ज्यादा होने का मतलब, एल्बिडो कम होने का मतलब क्या है? तो देखो बेटा, बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से ज्यादा नहीं है, कम है, कम है। एल्बिडो मतलब सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है उसको, उसकी परावर्तित मात्रा कितनी है, तो बुध कम वापस भेजता है, कम वापस भेजता है, इसका मतलब बुध ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। और आप जानते हो जो ब्राइटनेस है वो उसके रिफ्लेक्शन से आ रही है, तो किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर ब्राइटनेस को निर्धारित करता है। यस, आंसर इज एक। तो अगर ज्यादा एल्बिडो, एल्बिडो कम होने का मतलब बेटा ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया, वापस नहीं भेजा, कम एल्बिडो होने का, सॉरी, अगर एल्बिडो कम है यानी कि मैक्सिमम को एब्जॉर्ब कर लिया, अगर एल्बिडो कम है, एल्बिडो का मतलब परावर्तित वाले प्रकाश की मात्रा, अगर एल्बिडो कम है यानी कि मैक्सिमम को एब्जॉर्ब कर लिया, वापस कम भेज रहा है परावर्तन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक तरफ है कथन ए और दूसरी तरफ है कारण आर। वीनस ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है, इम्पॉसिबल टाइप की चीज है। क्यों? कहता है शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ए सही आर गलत, ए गलत आर सही। क्वेश्चन नंबर 24। क्यों संभव नहीं है शुक्र पर मानव जीवन का होना? असंभव है ये तो पता है, लेकिन उस असंभव होने का कारण क्या है? यस, ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है। बहुत ज्यादा बेटा CO2 है, अत्यधिक उच्च मात्रा में कंसंट्रेशन है, तो लिविंग कंडीशंस कैसे बनेगी? नेक्स्ट, तो ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है। कहते हैं चांद है ना, चांद, चंद्रमा, तुझे सूरज कहूं या चंदा, है ना, वही चंद्रमा। तो चंद्रमा का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर दिखाई देता है। प्रॉपर मैंने आपको वीडियो दिखाई थी कि एक ही हिस्सा दिखता है, एक ही हिस्सा।
कारण क्या कहता है? चांद अपने अक्ष पर 23.5 दिनों में घूर्णन पूरा कर लेता है, जो लगभग उतनी ही अवधि है जितनी पर वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। बताओ। बेटा मैंने आपको बताया था लगभग 27 दिन कुछ है ना, कुछ घंटे है, ये 23.5 दिन है, ये रॉन्ग हो गया। तो ए सही है, आर गलत है। यहां डे, यहां नंबर ऑफ डेज गलत लिखे हैं ये, इस वजह से। अगर ये नंबर ऑफ डेज सही होते तो फिर ये आर भी सही होता। तो कुल मिला के अभी तक 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। 25 क्वेश्चन में से अब आपको इवेलुएट करना है आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट नंबर होगा कल होगा टेस्ट नंबर 4, तो आप उसके लिए तैयार रहना। टेस्ट नंबर 4 कुछ मिसलेनियस टाइप का रख लेंगे, थोड़ा जियोमॉर्फोलॉजी भी हो जाएगा। अभी तक देखो जियोमॉर्फोलॉजी हो रहा है हमारा, क्लाइमेटोलॉजी हो चुका, ओशनोग्राफी हो चुका, कॉस्मोलॉजी हो चुका। तो नेक्स्ट टेस्ट आपका कल होगा, तैयार रहना, पेशेंस रखना। जो भी है, जैसा भी है, स्कोर जैसा भी जा रहा है, जिन बच्चों का 25 में से 20 प्लस क्वेश्चन सही जा रहे हैं, और ये वाला टेस्ट तो थोड़ा आसान था वैसे भी बेटा, तो आप ये मान के चलना बड़ी अच्छी पोजीशन चल रही है आपकी। आंतरिक सुरक्षा पर मेरा ये कोर्स अवेलेबल है अनअकैडमी पर, 1 नवंबर को शुरू हुआ था, अभी तो समाप्त हो चुका। जबरदस्त सेशन है, आप जरूर देखिए इसको। और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पर मेरा प्लस कोर्स 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है। नवीन 1 रेफरल कोड के साथ आप इसे परचेज कर सकते हैं। और मुझसे ज्योग्राफी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ लिया तो समझो आपका पीटी 50% लड़ाई तो बेटा मैं ही जिताऊंगा। 50% लड़ाई तो मेरी ही है जीएस में, ओके। और सी सेट की तो पूरी ही मेरी है ना। सी सेट का तो कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग दोनों मेरे हाथ में है। तो आपने करना क्या है, सिर्फ सही कोड ये नवीन 1 एग्जैक्टली ऐसे ही लगाना है, NAVEEN और 1, नवीन 1 के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने और आपके बीच में कंटेंट की क्वालिटी और गुणवत्ता के साथ कोई गैप नहीं किया, आपको भी इधर नवीन और 1 के बीच में कोई गैप नहीं करना, सब कैपिटल में और 1। उसके साथ आपका अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल लेने का मन है और नहीं भी है तो ले लो भाई, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शनल है। अभी रिजल्ट देखना जब मेरे बच्चों का आएगा ज्योग्राफी ऑप्शनल में, अद्भुत रिजल्ट आने वाला है और जबरदस्त नंबर आने वाला है, क्योंकि हमने सिलेबस में कुछ छोड़ा ही नहीं भाई। ऑप्शनल में होता क्या है भाई, ये बताओ। ऑप्शनल में असली जीत बेटा उसी की है जिस बच्चे ने टू द पॉइंट सिलेबस कवर कर लिया। अब सिलेबस में हमने कुछ छोड़ा ही नहीं, सिलेबस के जितने टॉपिक, सब टॉपिक हो सकते हैं, वो सारे हमने कर लिए, आपको सब कुछ बता दिया, समझा दिया, आंसर राइटिंग के फॉर्मेट करा दिए, और क्या चाहिए। बस आपको सही ऑप्शनल का चयन करना है। और याद रखना बेटा, ज्योग्राफी ऑप्शनल आपको जीएस में जितना ज्यादा हेल्प करता है बाकी कोई ऑप्शनल नहीं करेगा। फर्स्ट पेपर के अंदर जो आपका इंडियन सोसाइटी है, ज्योग्राफी ऑप्शनल में पढ़ोगे। फर्स्ट पेपर के अंदर ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑप्शनल में है। सेकंड पेपर में चलो, पॉलिटी के कुछ टॉपिक ज्योग्राफी ऑप्शनल में है, उसके साथ आईआर के टॉपिक ज्योग्राफी ऑप्शनल में है। थर्ड पेपर में आ जाओ, एग्रीकल्चर जो आप इकोनॉमी में पढ़ते हो, और यकीन मानना जो मेरे लेक्चर है एग्रीकल्चर पे, वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट एवर। और अगर आपके जीएस में तैयार नहीं हुए हो ना वो टॉपिक, तो आके मेरी क्लास में तैयार कर लेना, ऑप्शनल की क्लास में। तो एग्रीकल्चर, इकोनॉमी वाला टॉपिक थर्ड पेपर जीएस वो मेरी क्लासेस में है। इंफ्रास्ट्रक्चर वो मेरी क्लासेस में है। सारी इंडस्ट्रीज, जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो मेरी क्लासेस में है। थर्ड पेपर का डिजास्टर मैनेजमेंट मेरी क्लास में है ऑप्शनल की। देखो कितना पोर्शन कवर हो रहा है बेटा। थर्ड पेपर के अंदर जो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है वो ज्योग्राफी ऑप्शनल से कवर हो रहा है। तो इससे ज्यादा होलिस्टिक कवरेज है ही नहीं किसी ऑप्शनल का। आपने करना क्या है, तो बस एक सही विकल्प, ऑप्शनल का वैकल्पिक विषय का चयन आपको बाकी सब लोगों से बहुत अलग बना सकता है बेटा। और कंटेंट के मामले में आप जानते हो, जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कराता हूं वो बहुत ही अद्भुत है।
अद्भुत। बस पढ़ते जाओ, लिखते जाओ, रिवीजन करते जाओ, आंसर लिखते जाओ। और उसके साथ ही साथ आप अनअकैडमी ऐप पर मेरी स्पेशल क्लासेस, फ्री क्लासेस है, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, इंग्लिश कंपलसरी, वो देखिए। प्लस कोर्सेज देख सकते हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल, एथिक्स, जीएस पेपर 4, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब मेरे प्लस कोर्सेज है। देखो बेटा, आपको फील होगा आपने कुछ पढ़ा है। हर दिन मेरी क्लास के साथ, हर दिन आपको ताकत फील होगी, हर दिन आप मेरी क्लास में ग्रो करोगे, आपको लगेगा कि हाँ आज मैं पहले से बेहतर हुआ हूं। तो करना क्या है, बस नवीन 1 रेफरल कोड। अगर आप अपने इस रथ का सारथी मुझे बनाना चाहते हैं तो एक आपको नवीन 1 रेफरल कोड अप्लाई करना होगा। स्पेशल क्लासेस में डिजास्टर मैनेजमेंट, एसे राइटिंग, नैतिकता की अदालत, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अनअकैडमी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। द लास्ट माइल प्रोग्राम, यूपीएससी सीएससी 2022 वाले बच्चे जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किए हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो डेफ एनालिसिस होगा, मॉक इंटरव्यू होगा, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड फीडबैक है, इंटरेक्शन सेशन है प्रीवियस ईयर टॉपर्स के साथ, सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स के साथ। पैनलिस्ट कौन कौन है, ब्यूरोक्रेट्स, टॉप एडुकेटर, प्रोफेसर्स है, एक्सपर्ट्स है जनरल स्टडीज के वेरियस फील्ड के। इसमें हाई क्वालिटी वीडियो इंटरव्यू सेशंस है, करंट अफेयर क्लासेस, स्टेट स्पेसिफिक क्लासेस, सब मिलेगा आपको। और ये एक जबरदस्त फीचर है अनअकैडमी ऐप पर, यूपीएससी सीएससी जीएस कैटेगरी में जाके डाउट ब्राउज फीचर में जाइए आप, और आप वहां पे बहुत सारे यूपीएससी प्रीवियस ईयर जो मेंस के क्वेश्चन पेपर्स है उनका आप सॉल्यूशंस मिलेगा, वीडियोस मिलेगी। तो 2021 का भी है, पुराने पेपर्स भी मिलेंगे वहां पे आपको। तो स्टेप बता देता हूं, डाउट एंड सॉल्यूशन सेक्शन में जाना, चाहे ऐप के जरिए या वेबसाइट के जरिए, पास्ट एग्जाम प्रीवियस एग्जाम्स में जाना, और आप वहां पे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। तो या आप सीधा इसको स्कैन करके भी उसको कर सकते हैं। तो कल हम वापस इसी टाइम पे नेक्स्ट जो टेस्ट नंबर 4 है उसको कंडक्ट करेंगे। और रिवीजन करते रहना बेटा, मैं यही कहूंगा, अच्छे से पढ़ते रहो, मल्टीपल रिवीजन करते रहो, प्रॉपर प्रैक्टिस लगाते रहो। इससे ज्यादा आपने कुछ नहीं करना। बाकी 2023 में इस बार जबरदस्त धमाका करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।